आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का आधुनिक सिद्धांत। लगान का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, वो रिकार्डो ने प्रतिपादित किया था और उन्होंने यह बताया था कि भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है जिसमें सीमितता का गुण होने के कारण भूमि को लगान प्राप्त होता है। उन्होंने भूमि को एक सीमित गुण के कारण लगान उत्पन्न होना बताया था। लेकिन जब आधुनिक अर्थशास्त्री की बात करते हैं तो आधुनिक अर्थशास्त्री ने उनके इन कथन को पूरी तरह से गलत बताया। वो इस कथन से किसी प्रकार से सहमत नहीं थे और उन्होंने यह बताया कि लगान भूमि के अतिरिक्त अन्य उत्पत्ति के साधनों को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन कब? जब साधन की पूर्ति सापेक्ष से बेलोच हो। इसके साथ ही जो रिकार्डो है, उन्होंने यह बताया था कि भूमि का केवल एक ही प्रयोग हो सकता है, वो क्या? केवल अनाज पैदा हो सकता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि भूमि केवल अनाज पैदा करने के लिए ही उपयोग नहीं होता उसका, बल्कि उसका अन्य वैकल्पिक उपयोग भी संभव है। तो इस तरह से लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है, उसका आधार उत्पत्ति के साधनों की जो विशेषता है उसके कारण वो उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने उत्पत्ति के साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइडेड इन फॉलोइंग टू कैटेगरीज। फर्स्ट, परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर और सेकंड, परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। तो जो परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर की बात करें, पूर्णतः विशिष्ट साधन की बात करें, तो ऐसा साधन पूर्णतः विशिष्ट साधन कहलाएगा जो केवल एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है, उसका और कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी कारण वो एक परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर है। जैसे मान लीजिए कोई भूमि है और उसमें अगर कोई फसल खड़ी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में अब उसको और उपयोग में नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें फसल खड़ी हुई है, इसलिए वह जो भूमि का टुकड़ा है वो परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर है। फिर सेकंड जो है वो परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर की बात कर रहे हैं। पूर्णतः अविशिष्ट साधन, वे साधन जिनका अन्य उपयोग भी किया जा सकता है, विभिन्न उपयोगों में लाया जा सकता है, ऐसे साधन पूर्णतः अविशिष्ट साधन कहलाएंगे। जैसे भूमि का जो टुकड़ा, उसमें फसल खड़ी थी, अगर फसल कट जाती है तो ऐसी कंडीशन में अब वो फिर से एक अविशिष्ट साधन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका कोई और वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने आर्थिक लगान के लिए कहा है कि आर्थिक लगान वह आय है जो उत्पादन के किसी साधन को कुल पूर्ति कीमत से अधिक प्राप्त होती है, और कुल पूर्ति कीमत साधन की वर्तमान व्यवसाय में वह न्यूनतम आय होती है, मिनिमम अर्निंग होती है, जिस पर वह काम करने को तैयार होता है। उससे कम पे वो काम करने को तैयार नहीं होगा। तो इस तरह से आय को ट्रांसफर अर्निंग भी कहते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार रेंट इक्वल्स टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। क्लियर? जो उत्पत्ति के साधन, किसी भी साधन को वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के बीच जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ही उसको अधिक लगान प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए ट्रांसफर अर्निंग 0 है तो लगान एक्चुअल अर्निंग के बराबर होगा। इसके अलावा यदि संपूर्ण आय ट्रांसफर अर्निंग है तो साधन को किसी प्रकार से कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से जो रेंट है वो एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक्चुअल अर्निंग किसी साधन की 15,000 है और ट्रांसफर अर्निंग मान लीजिए वो भी 15,000 है। तो ऐसी कंडीशन में रेंट होगा वो एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। कितना हो जाएगा? लगान ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? अब मान लीजिए एक्चुअल अर्निंग 15,000 है और जो लगान है वो 0 है।
तो यहाँ पर लगान कितना होगा, 15,000 माइनस 0 इक्वल्स टू 15,000। तो जो साधन में पूर्णतः विशिष्ट साधन है, इसलिए ट्रांसफर आय शून्य है। अब एक्चुअल अर्निंग 15,000 है, ट्रांसफर अर्निंग 9,000 रुपीज़ है। तो ऐसी कंडीशन में लगान कितना होगा, 15,000 माइनस 9,000 इक्वल्स टू 6,000। इसमें साधन आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अविशिष्ट है, तो लगान इसको 6,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। अब मान लीजिए एक्चुअल अर्निंग 15,000 है और ट्रांसफर अर्निंग 18,000 है। ट्रांसफर अर्निंग ज़्यादा है, तो लगान कितना प्राप्त हो रहा है, 3,000 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो ट्रांसफर अर्निंग है, ठीक है, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, तो यहाँ जो लगान है वो अधिक में है, तो इसको हम कह सकते हैं भी ये जो लगान है वो कितना है, यहाँ 3,000 रुपीज़ है। तो साधन की वर्तमान आय 15,000 है, अवसर लागत 18,000 है। इट मीन्स साधन वर्तमान प्रयोग को छोड़कर अनुप्रयोग में चला जाएगा। इससे उसकी जो वास्तविक आय है वो कितनी हो जाएगी, 18,000 हो जाएगी, और जो वैकल्पिक आय है वो 15,000 हो जाएगी। इससे साधन 3,000 रुपये का अधिक होगा और यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कि लगान क्यों दिया जाता है। तो लगान देने के लिए क्यों दिया जाता है, इसके लिए जो आधुनिक अर्थशास्त्री उन्होंने बताया कि लगान साधन की सापेक्षिक सीमितता के कारण उत्पन्न होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब साधन की पूर्ति उसकी डिमांड की तुलना में कम होती है, जब डिमांड अधिक होगी, पूर्ति कम होगी, तो क्या होगा, लगान उत्पन्न होगा। इस प्रकार लगान की पूर्ति लोच ही लगान का निर्धारण करती है। तो उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति से संबंधित निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं, कौन कौन सी, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई और लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। बात करते हैं पूर्ण लोचदार पूर्ति, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। किसी भी साधन की डिमांड में परिवर्तन होने पर यदि उसकी सप्लाई में भी परिवर्तन हो जाए, तब वह उत्पत्ति का साधन क्या होगा, सीमित नहीं होगा। इट मीन्स वो चेंज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में साधन की कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णतः लोचदार पूर्ति वाला जो साधन है वो पूर्णतः अविशिष्ट होगा। तो साधन की एक्चुअल अर्निंग एवं ट्रांसफर अर्निंग क्या होगी, इक्वल होगी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट बात की थी एग्जाम्पल में। तो उसे कोई लगान प्राप्त नहीं होगा। क्लियर। तो देखिए इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर एसएस वर्क क्या है, ये सप्लाई कर्व है, एसएस कर्व जो क्या है, पूर्णतया लोचदार है, और यह जो कर्व है ये बताता है कि ओपी कीमत पर उत्पत्ति के साधन की असीमित मात्रा परचेज की जा सकती है। और उत्पत्ति के साधन की जो मांग वक्र है वो डीडी वक्र, यहाँ आ जाइए, डीडी वक्र मांग वक्र है ये ना, दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो साधन के ओपी मूल्य पर कोई आधिक्य प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए जो उत्पत्ति का साधन है उसकी ओ क्यू मात्रा के लिए ओ क्यू ई पी मूल्य का भुगतान किया जाता है। तो उत्पत्ति के साधन की ट्रांसफर अर्निंग भी क्या है, ओ क्यू ई पी है।
इसलिए उत्पत्ति के साधन को किसी प्रकार से कोई लगान प्राप्त नहीं होगा और इससे ये पता लगता है कि जो साधन है वो पूर्णतया अविशिष्ट साधन है। अब बात करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई पूर्णतया लोचदार पूर्ति। यदि साधन की डिमांड में चेंज होने पर, जैसे या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, किसी प्रकार से भी उसकी पूर्ति स्थिर है, डिमांड चेंज है लेकिन पूर्ति स्थिर है, तो ऐसी कंडीशन में बेलोज़ार पूर्ति वाला साधन कैसा हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा, उसको और उपयोग में नहीं लिया जा रहा। ऐसी स्थिति में हस्तांतरण अर्निंग है, जो ट्रांसफर अर्निंग हो क्या होगी, ज़ीरो होगी और साधन की जो एक्चुअल अर्निंग होगी वही क्या होगी, रेंट होगी। तो ऐसी पूर्ण बेलोज़ार पूर्ति वाले साधन की मांग बढ़ने पर उस साधन की वास्तविक जो अर्निंग है, एक्चुअल अर्निंग है, वो बढ़ जाएगी। इट मीन्स लगान की मात्रा बढ़ जाती है। इसको हम इसे समझ सकते हैं डायग्राम से। यहाँ पर देखिए एसएस पूर्ति वक्र पूर्णतः कैसा है, बेलोज़ार है। ये सप्लाई कर्व है, पूर्णतः बेलोज़ार है। इससे यह समझ में आ रहा है कि मूल्य का कोई भी लेवल हो, किसी भी लेवल पर मूल्य घट जाए या बढ़ जाए, यहाँ जाए यहाँ जाए, ठीक है, कैसा भी हो जाए, इस साधन को किसी प्रकार से बढ़ाया नहीं जा सकता। उसकी विशेष साधन विशेष की पूर्ति कैसी होगी, स्टेबल होगी, कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहती है। इस साधन को केवल एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है। साधन की जो डी वक्र है, मांग वक्र है, और दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर काटते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तथा ओ पी प्राइस पर उत्पत्ति के साधन की ओ क्यू मात्रा निश्चित है, इसमें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो साधन के जो कुल मूल्य कितना प्राप्त हो रहा है, ओ क्यू ई पी प्राप्त हो रहा है। तो यही उत्पत्ति के साधन की क्या है, रेंट है। क्लियर। अब बात करते हैं लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, पूर्ण लोच से कम पूर्ति। जब किसी भी उत्पत्ति के साधन की मांग बढ़ने पर उसकी सप्लाई उस रेशो में न बढ़कर उससे कम रेशो में बढ़ती है, तब ऐसी कंडीशन में साधन की पूर्ति की लोच पूर्णतया लोच से कम होने से वह जो साधन है वो आंशिक रूप से विशिष्ट तथा आंशिक रूप से अविशिष्ट हो जाता है। इट मीन्स कौन सा साधन जो आंशिक रूप से विशिष्ट होगा और आंशिक रूप से अविशिष्ट होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो साधन की जो एक्चुअल अर्निंग का जो डिफरेंस होगा वही लगान होगा। तो उत्पत्ति का साधन जिस सीमा में अन्य प्रयोग में मांगा जाता है उस सीमा तक वह कैसा हो जाएगा, अविशिष्ट हो जाएगा, और जो शेष पार्ट रह जाएगा उसका वह विशिष्ट हो जाएगा। और यही जो विशिष्टता है, आंशिक विशिष्ट आंशिक अविशिष्ट, यही इसी से ही उसका लगान उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए डायग्राम में एसएस पूर्ति वक्र है और डीडी डिमांड वक्र है। ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस बिंदु पर साधन की जो कीमत है वो ओपी निर्धारित हो रहा है और साधन को ओ क्यू ई पी कुल मूल्य प्राप्त हो रहा है। अब एसएस जो वक्र है वो ओ एक्स अक्ष को देखिए यहाँ स्पर्श करता है। तो इससे यह पता लगता है कि यदि ओ एस मूल्य से कम होता है, मूल्य ओ एस से कम होता है, तो उत्पत्ति के साधन को प्रयोग में नहीं लगाया जा सकता। इसमें तो इससे कम में काम करने को तैयार नहीं होगा। और ओ एस से ऊपर मूल्य के अलग अलग लेवल पर उत्पत्ति के साधन की पूर्ति भी डिफरेंट मात्रा में
डिफरेंट मात्रा को जो ऐसे वक्र को प्रदर्शित किया गया है। उत्पत्ति के साधन की जो अवसर लागत है वो क्या है? OQES। क्लियर? OQES ये तो क्या है? अवसर लागत है, इसके बराबर है वो। और वो यह बताती है कि उत्पत्ति के साधन के प्रयोग को लाने के लिए कम से कम इतना मूल्य तो अवश्य ही देना पड़ेगा, और जो कुछ मूल्य प्राप्त होगा वह उस साधन का लगान भी होगा। इस प्रकार जो OQ मात्रा का कुल मूल्य कितना है? OQEP उसके बराबर है, तथा उत्पत्ति के साधन की जो अवसर लागत है वो कितनी है? OQES के बराबर है। तो जो शेष रह जाएगा कितना? PES, उत्पत्ति के साधन को इतना लगान प्राप्त होगा। तो इस तरह से मॉडर्न थ्योरी को समझाया गया है ब्रेंट की। थैंक यू सो मच।